मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम लोगों ने कल जम्बूद्वीप की रचना समझने के लिए कुछ चीज़ों को विस्तार से देखा था। वो क्या क्या थी? एक हमने देखा था भरत क्षेत्र को। हम जब समझ रहे थे तो भरत क्षेत्र का विस्तार हमने देख लिया था। भरत क्षेत्र में क्या क्या रचनाएं आती हैं वो हमने देख लिया था। अब इसके आगे हमको क्या देखना है? विजयार्ध पर्वत पर क्या क्या बना है वो देख लिया था। फिर विजयार्ध पर्वत कैसा होता है वो देखना था। तो 25 योजन ऊंचाई का, 50 योजन चौड़ाई का 3 श्रेणियां या 3 कटनियां होती है उस पे। पहली कटनी जो है वो 10 योजन ऊपर, जिसपे विद्याधरों की नगरियां होती हैं। फिर उससे 10 योजन ऊपर जाकर के आभियोग्य जाति के देव रहते हैं। फिर उससे 5 योजन ऊपर जाकर के कूट बने हुए हैं, 9 कूट बने हुए हैं। उसमें से जो ईस्ट से पहला कूट है, सबसे कोने वाला, उस कूट पर एक जिनालय है जिसका नाम, हैंड रेस करो कौन बताएगा? हाँ, और कनिका दीदी बता दो। सिद्धवरकूट। सिद्धकूट। सिद्धवरकूट तो यहाँ हमारे घर के पास में है। सिद्धकूट। सिद्धकूट, ठीक है, सिद्धकूट है। तो ये सिद्धकूट है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमने देखा था कि जो भरत क्षेत्र है वो पूरे जम्बूद्वीप का कितना हिस्सा है, तो 1/190 रेशो निकाला था। तो अगर 190 किसी भी यूनिट का अपन पूरे जम्बूद्वीप को ले लेंगे तो उस एक यूनिट का अपने को क्या मिलेगा? भरत क्षेत्र मिलेगा। ये हमने रेशो निकाल के देखा था। मतलब अगर 190 सेंटीमीटर्स के डायमीटर वाला जम्बूद्वीप बनाए तो 1 सेंटीमीटर का हमको भरत क्षेत्र मिलेगा। ये हमने भरत क्षेत्र का रेशो निकाल लिया था। इससे हमको समझ में आ गया था कि हमारा भरत क्षेत्र एज कम्पेयर टू पूरा जम्बूद्वीप कितना छोटा है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत जो होता है उसकी हाइट, एग्जैक्ट हाइट कौन बताएगा? हैंड रेस करो। श्रेयस भैया। 1,40,000 योजन। ठीक है, 1,40,000 योजन। सबसे नीचे जो वन है, जो अर्थ की लेवल पर है, उस वन का नाम कौन बताएगा? हैंड रेस करो। सौरभ भैया। भद्रसाल। भद्रसाल। फिर भद्रसाल से 500 योजन ऊपर जाकर के एक वन है, उसका नाम कौन बताएगा? सोनालिका। नंदन। नंदन। फिर उससे 62,500 योजन ऊपर जाकर के जो वन है उसका नाम कौन बताएगा? अंकेश भैया। सोमनस। सोमनस, ठीक है। फिर उससे 36,000 योजन ऊपर जाकर के एक वन है, उसका नाम बताएगा हितेन। पांडुक वन। पांडुक वन। पांडुक वन पर क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या चीजें हैं मतलब, एक मिनट रुक जाना। हाँ ठीक है। पांडुक वन पर क्या क्या है ना? बीचों बीच क्या है, 4 दिशाओं में क्या है और 4 विदिशाओं में क्या है? श्रेयस भैया। 4 शिलाएं हैं। रक्त कंबला, पांडुक शिला, पांडुक कंबला और रक्त शिला। ठीक है। ये 4 विदिशाओं में है। हाँ। और 4 दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय हैं। हाँ, और बीचों बीच? बीचों बीच चूलिका। चूलिका। था क्या? चूलिका की हाइट कितनी है कौन बताएगा? हाँ, चूलिका की हाइट पता है, 40। हाँ ठीक है, ठीक है। चूलिका 40 योजन की है। डन। फिर इसके बाद यहाँ तक हम देख चुके थे। फिर हमको क्या करना है? अब हमने जो पर्वत मेन आ रहे थे उनकी रचना को समझ लिया। अब हमको क्या समझना है? हमको भोग भूमि और कर्म भूमि की रचना और व्यवस्था समझनी है। अगली चीज ये है, तत्वार्थ सूत्र में ये सब सूत्रों में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अपन ने इस टॉपिक को लिया है तो अपन इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपन क्या समझने वाले हैं अभी? भोग भूमि और कर्म भूमि की रचना और व्यवस्था कैसी होती है। तो हमको पता है कि 6 काल होते हैं, ठीक है, 6 काल होते हैं। पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा,
ठीक है, पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा, मैं लिखता जाता हूँ, बाद में अपन देखेंगे। सुखमा सुखमा। फिर दूसरे काल का नाम, एक सुख खत्म हो गया, दो डबल डबल सुख हैं पहले काल में। फिर दूसरे काल का नाम है सुखमा, सिर्फ एक सुख बचा। फिर तीसरे काल में क्या होगा, सुखमा दुखमा, मतलब सुख ज्यादा है दुख कम है। ठीक है। फिर चौथा काल, चौथा काल क्या हो जाएगा, दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा, दुखों की प्रधानता, सुख थोड़े कम। ठीक है। फिर पंचम काल, पांचवा काल, जिसका नाम बचेगा दुखमा, इसमें दुख है। ठीक है। और अंतिम काल क्या बचेगा, दुखमा दुखमा। ऐसे नाम याद रखना है। सबसे पहले में सुख 2 बार, फिर एक सुख कम हो जाएगा। फिर तीसरे में सुख के साथ दुख, सुखमा दुखमा। फिर चौथे में उल्टा करना है, दुखमा सुखमा। फिर पंचम काल में दुखमा, और छठा काल जो हो जाएगा वो दुखमा दुखमा। ठीक है, ऐसा काल बनेगा। ये 6 काल होते हैं। ठीक है। इन 6 कालों में ये जो 3 काल हैं, सॉरी, ये जो 3 काल हैं, पिन कर दूं 1 मिनट। है ना, ये जो 3 काल हैं ये भोग भूमियों के काल होते हैं। ये भोग भूमियों के काल हैं। कौन कौन से, सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा। और ये जो नीचे के 3 काल हैं ये कर्म भूमियों के काल हैं। ठीक है। भोग भूमि और कर्म भूमि क्या होती है, तो भोग भूमि जहां पर भोगों की प्रधानता है, कुछ काम नहीं करना पड़ता वहां पर। ठीक है, हम देखेंगे अभी इसको विस्तार से। और कर्म भूमि क्या होती है, जहां पर हमको षटकर्म करने पड़े, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। ये 6 षटकर्म करने पड़ते हैं। इनकी, इससे हमारी आजीविका चलती है। यहाँ पर आजीविका चलाने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब ये जो पहला है सुखमा सुखमा, इसको कहते हैं उत्तम भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि। ये जो सुखमा है ये है मध्यम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि। और ये जो है सुखमा दुखमा, ये है जघन्य भोग भूमि। ठीक है। ये है उत्तम भोग भूमि, ये है मध्यम भोग भूमि, और ये है जघन्य भोग भूमि। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम भोग भूमियों को समझ लेते हैं कि भोग भूमियां होती क्या है। ठीक है। फिर इनको समझेंगे, फिर किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी होती है ये समझेंगे। ठीक है। तो भोग भूमियां होती क्या है, तो जहां पर भोगों की प्रधानता हो उसको कहते हैं भोग भूमि। जहां पर क्या हो, भोगों की प्रधानता, वहां पर षटकर्म ना करना पड़े, तो वहां पर लोगों का पेट कैसे भरेगा, किसी के पास जवाब है इसका? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष होते हैं वहां पर। ठीक है। वो कल्प वृक्ष क्या करते हैं, उस कल्प वृक्ष से याचना करनी पड़ती है। वो कल्प वृक्ष से याचना करेंगे तो क्या होगा, जो भी हम पदार्थ मांग रहे हैं वो पदार्थ हमको मिल जाएंगे। वहां पर ऐसे कल्प वृक्ष बने होते हैं। ठीक है। तो जहां पर जीवों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ठीक है। सभी आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष करते हैं। कौन कौन से कल्प वृक्ष हैं, तो सबसे पहला है वाद्यांग। वाद्यांग। ठीक है। ऐसे जो चीज जो देगा वो उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। वाद्यांग क्या करेगा, जैसे आपको गिटार बजाने का मन हो रहा है वहां पर, ठीक है, वीणा बजाने का मन हो रहा है, बांसुरी बजाने का मन हो रहा है, तो ये वाद्य, वाद्य मतलब क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देगा। या फिर क्या करेगा, उस प्रकार की आवाज निकाल सकता है कि हमको सुनने का मन हो रहा है मधुर मधुर म्यूजिक इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, वो कर सकता है। दूसरा है पानांग या मध्यांग। ये क्या करेगा, पीने की सामग्री देगा। नोट कर रहे हो, कोई कर रहा है नोट तो लिखते जाना। पहला वाद्यांग, ठीक है अंकेश भैया, ठीक है, वाद्यांग।
फिर मध्यांग मतलब पीने की सामग्री देने वाला, फिर तीसरा है भूषणांग। भूषणांग क्या करता है? आभूषण देता है, ठीक है। वहां की जो स्त्री है भोग भूमि की, उसको मन में आया कि मैं आज नया हार पहनूं, तो उसको जो आभूषण देगा, जो कल्पवृक्ष, विशेष प्रकार का कल्पवृक्ष जो सिर्फ आभूषण देगा, उसको कहते हैं भूषणांग। हाँ हितेन, जस्ट ये कंफर्म कर रहा हूँ, कोई किसी सूत्र से रिलेटेड नहीं है ना? आवाज जनरल नहीं है भाभी। इन्फॉर्मेशन है, किसी सूत्र से रिलेटेड है क्या ये, या जनरल इन्फॉर्मेशन? जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, सूत्र से रिलेटेड नहीं है, सूत्र में ये सब चीजें नहीं आएगी, हाँ ठीक है। ठीक है। ये अपन क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं तो अपन उसको विस्तार से देख लें, इस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। भूषणांग। फिर है वस्त्रांग। वस्त्रांग क्या होगा? वस्त्रांग नए नए प्रकार के वस्त्र देगा, सुंदर सुंदर दिव्य वस्त्र, ठीक है। फिर भोजनांग या आहारांग, ये भोजन देता है, ठीक है। फिर गृहांग। गृहांग कल्पवृक्ष क्या करेगा? आपको सुंदर सुंदर भवन देगा। आपको अच्छा नया घर चाहिए, आप गृहांग कल्पवृक्ष के पास जाओ और वो आपको घर दे देगा। दीपांग मतलब दीप, रोशनी का सामान, ऐसे। फिर पात्रांग। पात्रांग मतलब बर्तन। मालांग या पुष्पांग, आपको सुंदर पुष्प चाहिए तो वो पुष्पांग देगा। और तेजांग। तेजांग क्या करता है? भोग भूमियों में सूर्य चंद्र नहीं घूमते हुए दिखते हैं। भोग भूमि में रोशनी का किस प्रकाश होता है, वो सूर्य का प्रकाश नहीं होता भोग भूमियों में। वहां पर ज्योतिरांग नाम का कल्प वृक्ष है, उसका प्रकाश इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि हमको वहां पर फिर किसी और ज्योतिष विमान की जरूरत नहीं पड़ती है रोशनी के लिए, सूर्य आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ दीदी। ये सिर्फ एक सिंगल वृक्ष होता है, उसी से इतनी रोशनी रहती है? एक ही रहेगा उधर? नहीं नहीं, जगह जगह लगे रहते हैं, ठीक है। एक नहीं होता, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने 10 प्रकार के कल्पवृक्ष देखे जिनसे 10 सामग्रियां मिलती हैं। रात नहीं होती वहां पर, नहीं, ठीक है। सोते भी नहीं होंगे फिर तो? उनको भोगों की इतनी प्रधानता है, उनको जो करना है वो करो, आराम करना है थोड़ी देर आराम करने बैठ जाओ। बाकी ऐसे सोने का, वो सोते तो होंगे, आराम तो करते होंगे, लेकिन भोग भोगते रहते हैं। भोगों की प्रधानता बहुत ज्यादा है। हर परिवार के पास होते हैं 10 कल्पवृक्ष। हाँ जी, ऐसे हर परिवार के पास, परिवार क्या, आर्य और आर्या नाम के वो रहते हैं। युगलिया जन्म बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। हमने 10 प्रकार के कल्पवृक्ष देखे जिनसे विभिन्न विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिलती हैं। फिर भोग भूमि में जन्म कैसे होता है? तो भोग भूमि में युगलिया जन्म होता है। युगलिया जन्म क्या होता है? तो युगलिया जन्म मतलब माता पिता हैं, माता पिता के बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की होंगे, ठीक है। और ये लड़का और लड़की जो हुए हैं, यही आपस में स्त्री पुरुष पति पत्नी का संबंध बना लेंगे, ठीक है। मतलब इनमें शादियां ऐसे दूसरे परिवार में नहीं होती है। जो माता पिता से एक साथ ही एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न होंगे और यही आगे जाकर के पति पत्नी का व्यवहार करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं युगलिया जन्म होना। उनके जो माता पिता होते हैं वो जन्म देते से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या होगा, भोग भूमि की आयु जितनी है वो आयु पूरी उनने भोग भोगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आयु के 9 वर्ष बचे, 9 माह बचे, आखिरी के 9 माह, तो क्या होगा, वो स्त्री गर्भवती होगी, ठीक है। वहां का जो हर पुरुष है, हर पुरुष का एक ही नाम है, आर्य, ठीक है। वहां के हर पुरुष का ऐसे अलग अलग, जैसे मेरा नाम देवांग, भैया का नाम श्रेयांश, फिर हितेन, अंकेश, ऐसे अलग अलग नाम नहीं होते। वहां के हर पुरुष का नाम है आर्य और हर स्त्री का नाम है आर्या, ठीक है। आर्य और आर्या, ठीक है। तो जब आर्य और आर्या दोनों की आयु के अंतिम 9 वर्ष 9 माह बचेंगे तो क्या होगा, वो आर्या गर्भवती हो जाएगी। फिर जैसे ही 9 माह पूर्ण होंगे, वो एक शैया पर बैठकर अपने बच्चों को जन्म देगी, लेट करके अपने बच्चों को जन्म देगी, ठीक है। उसने जैसे ही जन्म दिया, वहीं पर शैया पर लेटे लेटे आर्या को छींक आएगी और आर्य को उबासी आएगी, ठीक है।
मतलब जो स्त्री है उसको छींक आएगी और आर्य को उबासी आएगी और दोनों का मरण हो जाएगा। ठीक है, जन्म देते से अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखते हैं वो। ठीक है, जन्म देते से स्त्री को छींक आएगी और इसको जमाई, जमाई मतलब उबासी आएगी और दोनों का वहीं पर मरण हो जाएगा और उनका जो शरीर है वो कपूर की भांति उड़ जाएगा। हाँ दीदी। तो इनके यहाँ पे ओल्ड एज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वृद्ध नहीं होते हैं ये। वृद्ध नहीं होते, कुछ दिक्कत है ही नहीं वहां पर वृद्ध नहीं होते, वहां पर भूख ज्यादा नहीं लगती है, वहां पर पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, बीमारियां नहीं होती, मलमूत्र नहीं होता उनके। ठीक है, ये परेशानियां है ही नहीं वहां पर सिर्फ भोग भोगो और मस्ती करो, घूमो फिरो। ठीक है, बस यही है, वहां पर जरा की दिक्कत नहीं है, बुढ़ापे की दिक्कत नहीं है। उनका जन्म हुआ, दोनों का जन्म हुआ, ठीक है, फिर अंतिम समय तक वो कुमार अवस्था में ही रहेंगे, एकदम यंग, बूढ़े नहीं होंगे। फिर देखो दोनों माँ बाप का जन्म मरण हो गया, फिर दो बच्चे उनका जन्म हुआ है, एक लड़के का और एक लड़की का, साथ में जन्म हुआ है, ट्विंस हैं दोनों। ठीक है, युगलिया मंदिर होते हैं वहां पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के 3 दिन तक क्या करते हैं वो बैठे बैठे? क्या हुआ उत्पत्ति के 3 दिन तक? तो 3 दिन तक वो जो युगलिया लड़का और लड़की जन्म हुए हैं वो 3 दिन तक अपना अंगूठा चूसते हैं। ठीक है, वहीं बैठे बैठे 3 दिन तक अंगूठा चूसते हैं। फिर 3 दिन तक क्या करते हैं? घुटने के बल रेंगते हैं। फिर अगले 3 दिन क्या करेंगे? लड़खड़ाते हुए चलना सीखते हैं। खुद कर रहे हैं वो ये सब, है ना, हर प्रोसेस 3-3 दिन में होएगी, खुद करेंगे, उनको कोई सिखा नहीं रहा है, उनके माता पिता नहीं है, वो खुद सीख रहे हैं। ठीक है, फिर अगले 3 दिन स्थिर गति से चलना सीखेंगे, जैसे हम चलते हैं वैसे, लड़खड़ाते हुए नहीं, स्थिर गति से। फिर अगले 3 दिनों में क्या करेंगे? जितनी विद्याएं होती है, ड्राइंग करना, वाद्यांग है वहां पर, तो वाद्यांग क्या करेगा? उनको इंस्ट्रूमेंट्स देगा, तो हर प्रकार के वो वाद्यों को बजाना, वाद्य यंत्रों को बजाना। ठीक है, तो हर प्रकार की कला और गुणों से युक्त हो जाते हैं अगले 3 दिनों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगले 3 दिनों में संपूर्ण यौवन युक्त हो जाते हैं वो। ठीक है, ये सीखने के बाद अगले 3 दिनों में एकदम यौवन युक्त, बच्चे थे छोटे, फिर छोटे बच्चे होते होते एकदम यौवन कुमार अवस्था में आ जाएंगे। फिर अगले 3 दिनों में क्या होगा? उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी, एकदम मैच्योर हो गए। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता क्या है? जन्म के बाद 8 वर्ष अंतर मुहूर्त। ठीक है, तो वहां पर कब हो जाती है? 35 दिन के अंदर अंदर, 35 दिन, देखो 21 दिन के अंदर अंदर। 7 अपन ने प्रक्रियाएं देखी, 7 प्रक्रियाएं कौन कौन सी? 3 दिन अंगूठा चूसना, फिर 3 दिन घुटनों के बल रेंगना, फिर 3 दिन अस्थिर गति से चलना लड़खड़ाते हुए, फिर 3 दिन स्थिर गति से चलना, फिर अगले 3 दिन में संपूर्ण कलाओं और गुणों को सीख जाना, फिर अगले 3 दिनों में संपूर्ण यौवन युक्त हो जाना, और फिर अगले 3 दिनों में 3 दिन बाद क्या होगा? वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रख लेंगे, मतलब इतने मैच्योर हो गए कि उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो 21 दिन में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, 21 दिन में वो कुमार अवस्था तक आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है। अब अपन ने क्या देखे? अलग अलग प्रकार के अपन ने काल देख लिए थे। ठीक है, ये किसने? हाँ श्रेयस भैया। अब ये जो कर्म भूमि मतलब भोग भूमि के जो जन्म लेते हैं जो भी जीव, वो कर्म भूमि में थोड़ी आते होंगे। नहीं अगर आते। उनको सम्यक दर्शन हो रहा है तो वहीं से मोक्ष चले जाते होंगे वो नहीं, सभी। मोक्ष कहाँ? मोक्ष नहीं है वहां पर, भोगों की प्रधानता है। तो फिर वो वहां से उनको जन्म लेने के लिए आना ही पड़ेगा। हाँ, वहां देखो कर्म भूमि में, भोग भूमि में ऐसा है कि भोग भूमि में व्रत नहीं ले सकते हो। ओके, सम्यक दर्शन बस हो जाता है। बस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो सकता है, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता उन लोगों को। ओके, मतलब चतुर्थ काल में इसमें जन्म लेना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब उनको कर्म मोक्ष सिर्फ कर्म भूमि से है, भोग भूमि से मोक्ष नहीं है। हाँ, ठीक है। तो हमने ये कुछ काल देखे थे, कौन कौन से? सुखमा और सुखमा दुखमा, ये 3 काल भोग भूमियों वाले थे। तो अपन ने जो 7 स्टेप्स देखी है ना, वो 7 स्टेप्स इन 3 कालों में अलग अलग टाइम पीरियड में होगी। पहला जो है इसमें 3 दिन में ही पूरी हो जाएगी, जैसा अपन ने देखा, पहले 3 दिन, दूसरे 3 दिन।
यहाँ पर 3 दिन में पूरी हो जाएगी। तो कुल 21 दिनों में वो जो है पूरे मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, अगले वाले में एक एक स्टेप को करने के लिए 5 दिन लगते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लग गए? 35 डेज में वो पूरे मैच्योर हो जाएंगे। फिर अगला जो सुखमा दुखमा काल है, उसमें एक एक स्टेप को करने के लिए 7 दिन लगते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 49 डेज में वो पूरे मैच्योर हो जाएंगे। ये इसमें डिफरेंस होता है। 3 काल भोग भूमि के हैं, लेकिन उत्तम काल में, उत्तम भोग भूमि के काल में सब 3-3 दिन में हो जाएगा। फिर मध्यम भोग भूमि के काल में सब 5-5 दिन में होगा, और जघन्य भोग भूमि के काल में सब 7-7 दिन में होगा। इसलिए कुल मैच्योरिटी इनकी 21 दिन में ही आ जाएगी, इनकी 35 दिन में आएगी और इनकी 49 डेज में आएगी। ठीक है, ऐसा समझना अपने को। ये चीज समझ में आ गई? इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या उत्तम मध्यम जघन्य में? क्या? जैसे कल्पवृक्ष का उत्तम मध्यम जघन्य के अंदर भोग भूमि में हाँ। डिफरेंस होता है क्या? कल्पवृक्ष में? हाँ, कल्पवृक्ष के नहीं, कल्पवृक्ष यही 10 प्रकार के होते हैं, उनमें कोई इनको डिफरेंस अलग अलग तो बोला, अलग अलग तो दिया गया नहीं। ये आयु, उनकी आयु कम ज्यादा होती है। उत्तम भोग भूमि में आयु बहुत ज्यादा रहेगी, इधर आयु कम होती जाती है। ठीक है, वहां पर और अच्छी चीजें मिलती है, यहाँ पर थोड़ी मीडियम क्वालिटी की चीजें मिलती है, ऐसा। ठीक है, लेकिन अपने अपने पुण्य प्रमाण मिलती है। लेकिन कल्पवृक्ष वैसे के वैसे ही रहते हैं। कल्पवृक्ष पुण्य प्रमाण चीजें देते हैं। ठीक है, जितना उसका पुण्य होगा उससे वैसी चीजें देंगे, होते सेम ही है। ठीक है, अब ये जो पहला काल था सुखमा सुखमा काल, एक और डिफरेंस आ रहा है कि ये आहार कितने दिनों में करते हैं। तो ये आहार कितने दिनों में करते हैं? तो जो सुखमा सुखमा काल है वो 3 दिन के अंतराल के बाद चौथे दिन आहार करते हैं। ठीक है, सुखमा सुखमा काल के जीव 3 दिन के अंतराल के बाद चौथे दिन आहार करते हैं। तो कितना आहार करते हैं? तो एक छोटे बेर आते हैं ना, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बेर आते हैं जो लाल लाल रंग के बीज निकलता है उनमें से, तो उनका आहार उस बेर के बराबर रहता है। ठीक है, बस उतना सा आहार करते हैं वो। फिर सुखमा काल में क्या होता है? 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन में आहार करते हैं। देखो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। मध्यम भोग भूमि के काल में कम हो गया, मतलब उनको भूख की आकुलता जल्दी जल्दी लगेगी। पहले ज्यादा ज्यादा समय तक सेटिस्फाइड हो रहे थे वो, अब उनको क्या होगा, भूख की आकुलता ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, जल्दी जल्दी आ रही है, और उनके आहार की साइज बढ़ती जा रही है। ठीक है, उनके आहार की साइज बढ़ती जा रही है। तो बड़ा बोर होता है उसके बराबर आहार करते हैं ये, वो छोटे बेर के बराबर और ये बड़े बोर के बराबर। ठीक है, फिर सुखमा दुखमा जघन्य भोग भूमि का जो काल है उसमें 1 दिन के अंतराल से आहार करते हैं। मतलब 1 दिन उपवास, 1 दिन आहार। उपवास नहीं होता उनको, उनको भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, उपवास नहीं, क्योंकि वो व्रत नहीं कर सकते। ठीक है, 1 दिन नहीं करेंगे आहार, दूसरे दिन आहार करेंगे, फिर 1 दिन नहीं करेंगे, फिर अगले दिन आहार करेंगे, ऐसा। पहले में 3 दिन, चौथे दिन आहार, फिर 2 दिन, तीसरे दिन आहार, फिर 1 दिन, दूसरे दिन आहार। तो उनका आहार कितना बड़ा है? आंवले के बराबर। ठीक है, आंवला होता है ना, आंवले के बराबर का उनका आहार होता है। तो वो जाते हैं और अपने आहारांग नाम का जो कल्पवृक्ष है या भोजनांग नाम का कल्पवृक्ष है उसके पास जाकर के भोजन की याचना करते हैं, और फिर उसमें से भोजन सामग्री मिलती है। ठीक है, दिव्य आहार होता है इनका। इनका आहार कैसा होता है? दिव्य। और इस आहार के बाद निहार नहीं होता, इनको मलमूत्र नहीं होता है, मलमूत्र की बाधा नहीं है इन जीवों में। ये हमने देख लिया। ठीक है, हम भोग भूमि में समझ चुके हैं। एक डिफरेंस हमने क्या देखा है, ये इनके मैच्योर होने के टाइम पीरियड में। पहले उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में हो जाएंगे, मध्यम भोग भूमि में 35 डेज में होंगे, और जघन्य भोग भूमि में 49 डेज में मैच्योर होंगे। फिर आहार का डिफरेंस देख लिया, 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आहार बेर के बराबर, छोटे बेर के बराबर। फिर मध्यम भोग भूमि में 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आहार, वो कितना? एक बड़े बोर के बराबर। और फिर जघन्य भोग भूमि में कितना? 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन आहार, और आंवले के बराबर। अगला डिफरेंस क्या होता है? इनकी हाइट और इनकी आयु का। बस इतना समझना है अपने को, इनकी हाइट और इनकी आयु का। तो उत्तम भोग भूमि में, ये जो उत्तम भोग भूमि में है सुखमा सुखमा काल, इस सुखमा सुखमा काल में क्या होगा?
3 पल्ले की आयु है, 3 पल्ले की आयु है और 3 कोस की हाइट है। ये दिख रहा है, 3 पल्ले की आयु और 3 कोस की हाइट, ठीक है। एक कोस मतलब लगभग लगभग 3 किलोमीटर, तो इनकी हाइट कितनी हो गई, 9 किलोमीटर की हाइट है इनकी। इमेजिन कर सकते हो 9 किलोमीटर हाइट का एक मनुष्य। यार ये सुनने में वैसे बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता यार, इतने बड़े बड़े मनुष्य कैसे हो सकते हैं? हाँ, इतने बड़े बड़े मनुष्य होते हैं क्योंकि वहां पर भोगों की प्रधानता है, तो उनके पास हर चीजें अच्छी अच्छी हैं, ठीक है। हाइट भी बहुत अच्छी, आयु भी 3 पल्ले, असंख्यात वर्षों की आयु है उनकी, ठीक है। उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी में जैसे अपने यहाँ कितने वो होती है, 33 अपने रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके उसमें 256 होते हैं, ठीक है। तो उनकी हाइट ऐसे बढ़ जाती है, अपने से अधिक अधिक चीजें हैं उनके पास, तो इसलिए, ठीक है। वो रचना वैसी होती है शायद इसलिए हाँ, ना, शरीर की रचना वैसी होती है। शरीर भी महलों की सब बड़े बड़े हैं। हाँ, तो हर चीज मतलब उनकी साइज के अकॉर्डिंग है वहां पर। प्रपोर्शन वही रहेगा सेम, जैसे हम जैसे अभी ऐसा ऐसे नहीं तो होगा कि महल हमारे छोटे हैं। अपने यहाँ जैसे घर हैं और फिर 9 किलोमीटर की हाइट का मनुष्य है, वहां सब नॉर्मल है। वैसा उनके लिए हर मनुष्य जैसे अपने को 5-6 फीट की हाइट का दिख रहा है, वहां उनको हर कुछ 9-9 किलोमीटर की हाइट के दिख रहे हैं, इसीलिए उनको वहां पर विचित्रता नहीं दिखती है। हमको यहाँ से सोच के लगता है कि कितना विचित्र है, जबकि वहां कोई विचित्रता नहीं है, सब एक जैसे हैं, ठीक है। फिर ये जो मध्यम भोग भूमि में है, उस मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले की आयु है और 2 कोस की हाइट है। 2 कोस की हाइट मतलब 6 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है। और ये जो जघन्य भोग भूमि है, उसमें 1 पल्ले की आयु और 1 कोस की हाइट है। ये सूत्र में आएगा, ठीक है। सूत्र में बाकी सब कुछ नहीं था, ये हाइट और इनकी आयु, इसके बारे में सूत्र में आएगा आगे। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। यहां पर अपन ने काल पढ़ लिए, ठीक है। ये उत्तम भोग भूमि, 3 पल्ले की आयु 3 कोस की हाइट। फिर मध्यम भोग भूमि 2 पल्ले की आयु 2 कोस की हाइट। और जघन्य भोग भूमि 1 पल्ले की आयु और 1 कोस की हाइट, ठीक है। अब काल परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, इस सब चीजों को अपन समझेंगे कभी बाद में, क्योंकि अपन काल चक्र पढ़ने गए तो अपने को 2-4 क्लासेस काल चक्र पढ़ने में लग जाएगी, ठीक है। तो अपन काल चक्र को कभी बाद में पढ़ेंगे कि ये काल परिवर्तन कैसे होता है, कुलकर कैसे उत्पन्न होता है। ये अध्याय खत्म हो जाए भले, उसके बाद पढ़ेंगे। हमने अभी जो भोग भूमियों का वर्णन पढ़ा, ये समझ में आ गया सबको, डिफरेंसेस और इनकी रचना और व्यवस्था कैसी होती है, ठीक है। अब इस जम्बू द्वीप में कहाँ पर कौन सी भोग भूमि स्थित है, एक बार मैं बता चुका हूँ उस चीज को, ठीक है। एक आउट ऑफ अध्याय क्वेश्चन है, पूछो। जैसे मुक्त जीव डायरेक्ट निर्वाण जहाँ से हुआ होता है ऊपर जाते हैं 90 डिग्री मतलब, तो बस निर्वाण क्षेत्र के ऊपर ही तो विराजित होंगे अब, हाँ तो जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ अपने घर पे, तो यहाँ के ऊपर भी होंगे क्या सिद्ध हाँ है, सिद्ध सिद्धांत? बिल्कुल है। तो मतलब कभी अनंत अनंत पहले हुआ हुआ मोक्ष तब वो वाले ना। हाँ, ऐसी मैंने बताया था ना कि उस सिद्धशिला पर क्या है, एक पिन पॉइंट बराबर, सुई की नोक बराबर की भी जगह नहीं है। मतलब जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान से भी सिद्ध हुए हैं, मेरे पास वाले स्थान से भी सिद्ध हुए हैं, मेरे इस तरफ भी सिद्ध हुए हैं। मतलब सुई की नोक बराबर जगह नहीं है, मतलब सब जगह से सिद्ध हुए हैं। पूरे 2.5 द्वीप में एक जगह ऐसी नहीं जहां से सिद्ध नहीं हुए हैं। तो मतलब यहाँ से भी सिद्ध हुए हैं, तो हम सिद्ध क्षेत्र पर बैठे हैं एक्चुअली, ठीक है। हाँ मतलब बहुत पहले हुए होंगे तब। हाँ, हो सकता है बहुत पहले ठीक। नहीं, इसी अभी चतुर्थ काल में हुए हों, क्या भरोसा अपने को, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि पहाड़ वगैरह से गए हों, नहीं ऐसे नहीं, कहीं हर से भी जगह से सिद्ध हुए हैं, हर जगह। मतलब समुद्र समुद्र से भी हुए हैं, तो अपने यहाँ तो लैंड है, वहां से तो हुए ही हैं, ठीक है। समुद्र से तो वो उपसर्ग केवली वाले हुए होंगे। हाँ हाँ।
ये देखो, ये हमारा जम्बू द्वीप है, ठीक है। इस जम्बू द्वीप में क्या है, 7 क्षेत्र हैं। ये भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं इस जम्बू द्वीप में। अब हमने देखा भोग भूमियों को, तो हमने पहले देखी थी उत्तम भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि और फिर जघन्य भोग भूमि। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र में कौन सी भोग भूमि स्थित है, हमको ये देखना है, ठीक है। किस क्षेत्र में कैसी व्यवस्था होती है। तो ये देखो, ये सुमेरु पर्वत है ना, इस सुमेरु पर्वत के पास ये हाथी के दांत के आकार के ऐसे 4 पर्वत हैं। ये कैसे हैं, हाथी के दांत के आकार के, ऐसे मोटे मोटे हाथी के दांत के आकार के पर्वत हैं ये, ठीक है। इसीलिए इन पर्वतों का नाम है गजदंत पर्वत। गजदंत, हाथी के दांत के समान, गजदंत पर्वत, ठीक है। इस गजदंत पर्वत के कारण ये 2 क्षेत्र बन रहे हैं, एक क्षेत्र इन 2 के बीच में, एक क्षेत्र इन 2 के बीच में। जो ऊपर वाला है उसका नाम है उत्तर कुरु, और जो नीचे वाला है उसका नाम है देवकुरु। उत्तर कुरु और देवकुरु, ठीक है। तो हमने देखी उत्तम भोग भूमि, सुखमा सुखमा काल, ठीक है, 3 कोस की हाइट, 3 पल्ले की आयु। वो व्यवस्था कहाँ बनती है, वो व्यवस्था इन 2 भूमियों में बनती है, उत्तम भोग भूमि, ठीक है। इन 2 क्षेत्रों में वैसी अवस्था बनती है, यहां पर भी उत्तम भोग भूमि, ठीक है। फिर मध्यम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि 2 कोस की हाइट, 2 पल्ले की आयु, और फिर 35 दिन उनको लगते हैं पूरा मैच्योर होने में, और 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन आहार, बड़े बोर के बराबर। वो कहाँ पर बनेगा, ये रम्य क्षेत्र में और ये हरि क्षेत्र में, ठीक है। इस रम्य क्षेत्र में और हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि बनती है, मध्यम भोग भूमि। मध्यम भोग भूमि में काल क्या कौन सा होता है, नाम कौन बताएगा, हैंड रेज करना। हितेन, सुखमा काल दूसरा, सुखमा काल दूसरा काल, ठीक है। ऐसी अवस्था यहाँ पर सदैव बनती रहती है, यहाँ पर काल परिवर्तन नहीं होता है ना, अवस्थित है, ऐसा सूत्र में आएगा अभी कि ये अवस्थित है। फिर अगला क्षेत्र बचा हेमवत और हिरण्यवत। हेमवत और हिरण्यवत, यहाँ पर कौन सी बनती है, जघन्य भोग भूमि। ये सूत्र में है सब, ठीक है। अब इस इधर कंसंट्रेशन से समझना, ये सब सूत्रों में है आगे जाकर, ठीक है। ये जघन्य भोग भूमि, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जो भरत और ऐरावत क्षेत्र बचे, ये भरत क्षेत्र और ये ऐरावत क्षेत्र, इनकी रचना कैसी है, तो ये देखो इनकी रचना कैसी है। ये कोने में बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पर 2 नदियां निकल रही है। तो यहाँ का जो ये आर्यखंड दिख रहा है ना, ये आर्यखंड जो है, इस आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है, ये मैं बता चुका हूं एक बार। बाकी जो 5 मलेच्छ खंड है वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर कुछ समय के लिए पहला काल आएगा, फिर कुछ समय के लिए दूसरा, फिर कुछ समय के लिए तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर ऐसे रिपीट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा समझना है अपने को। तो यहाँ पर चलती है, पहले 3 काल में भोग भूमियां होती है, फिर अगले 3 काल में कर्म भूमियां होती है, ठीक है। चतुर्थ काल, फिर पंचम काल जो अभी चल रहा है, और फिर छठा काल जो आएगा, वहां पर कर्म भूमियां होती है, और पहले 3 काल में यहाँ पर भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है, ठीक है। भरत में भी और ऐरावत में भी जैसी रचना नीचे है वैसी ही रचना ऊपर के ऊपर है। इस ऐरावत क्षेत्र में भी एक विजयार्ध पर्वत है, रक्ता और रक्तोदा नाम की नदियां बहती हैं, ठीक है। तो उनके कारण फिर 6 भाग हो जाएंगे, 5 मलेच्छ, एक आर्यखंड। उसमें क्या होगा, उस 5 मलेच्छ और एक आर्यखंड में, आर्यखंड में काल परिवर्तन होगा, बाकी मलेच्छ खंडों में नहीं होगा, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आई है, कौन से क्षेत्र में कौन सी भूमि है, भोग भूमि कहाँ कहाँ पर है और कर्म भूमि कहाँ कहाँ पर है। हाँ श्रेयस भैया, ये जो
गजदंत तुमने बताए पर्वत, जहाँ पे 4 पर्वत हैं, तो वो 4 पर्वत के नाम भी हैं क्या? हाँ, सबके अलग कि वो अलग सिर्फ नाम है, लेकिन वो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी बाद में। वो अभी नहीं है, हाँ आए नहीं है ना लेकिन? हाँ हाँ, अभी आए नहीं है, सूत्रों में भी नहीं है वो आगे जा करके। वो अच्छा, ये मतलब अभी सब हमको सिर्फ क्षेत्र समझना है कि एक उत्तर कुरुक्षेत्र है, एक देव कुरुक्षेत्र देव है, बस। कुरुक्षेत्र है, बस इतना समझ। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमने देख लिया। हम आज क्या करते हैं, विदेह क्षेत्र की थोड़ी सी रचना समझने का प्रयास करते हैं। आप बनाओगे? नहीं? ठीक है, विदेह क्षेत्र की रचना को देखेंगे हम। अब हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ इतने से क्षेत्र को। ठीक है, तो मैं बाकी का कुछ नहीं बनाऊंगा, ऊपर नीचे का नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये क्षेत्र बनाऊंगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है ना? इसका फोटो खींचना है क्या? कहाँ पर कौन सी भूमि है? कर ली ड्रॉ। कर लिया? खींच लेता हूँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, एक बार देखना होगा किसी को तो उसको ध्यान में रहेगा। ये तुमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, किस मतलब किस भूमि में कौन सा काल कौन रहता सा है। काल चलता है, हाँ ये मैं एक बार बता चुका हूँ पहले। ठीक है, लेकिन अपने को भोग भूमि की व्यवस्था देखनी थी ना, कि कहाँ पर कौन से क्षेत्र में कितनी आयु के लोग, कितनी हाइट के लोग, कितने दिन में आहार लेने वाले लोग होते हैं। वो सब अपन ने आज स्पेशल डिटेल कर्म भूमि और भोग भूमि की देख ली। अब अपन विदेह क्षेत्र को समझते हैं कि विदेह क्षेत्र की रचना कैसी है। ठीक है, इसके बाद लगभग अपना जम्बू द्वीप पूरा हो जाएगा और फिर हम ढाई द्वीप पर स्विच करेंगे कि ढाई द्वीप कैसा होता है। कोई एक एग्जिट कर गया क्या? कनिका दीदी शायद गलती से कर रही है। विदेह क्षेत्र में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताओ, हैंड रेस करके। हाँ सोनालिका। सीता सीतोदा। सीता और सीतोदा, ये 2 नदियां, ठीक है। सोलह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। ये देखो, ये अपन ने विदेह क्षेत्र बनाया है। बीच वाले पर्वत का नाम क्या है? बोल दो सब माइक ऑन करके। सुमेरु पर्वत। सुमेरु। सुमेरु सुमेरु पर्वत। पर्वत। ये जो नदी इधर से आ रही है, सॉरी उल्टी बना दी मैंने, जो इधर से आएगी वो इधर बहेगी। हाँ, काय की आवाज आई वहाँ?
ठीक है, ये जो एक तिगिच्छ सरोवर में से निकलने वाली नदी है जो पश्चिम की तरफ जा रही है, उसका नाम क्या है? सीतोदा। सीतोदा। और जो केसरी सरोवर से निकलने वाली नदी है उसका नाम, जो ईस्ट की तरफ जा रही है, उसका नाम सीता। सीता। ठीक है, ये बीच में सुमेरु पर्वत, ये ऐसी विधि अच्छा, इस पर्वत का नाम क्या है जो इस तरफ है? इस पर्वत का नाम तिगिच पर्वत है ना? नहीं, तिगिच तो सरोवर का नाम है। अच्छा सॉरी, हरी हरी नहीं, निषद। निषद पर्वत। ठीक है, और ये जो ऊपर पर्वत है उसका नाम, ये जो इसके अपोजिट पर्वत है उसका नाम निषद नील। नील। ठीक है, नील, ये नील। नील पर्वत है। ठीक है, ये नील पर्वत, ये निषद पर्वत, ये सीता नदी और ये सीतोदा नदी, ये बीच में सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के आसपास ये गजदंत पर्वत हैं, और उस गजदंत पर्वतों के बीच में ये उत्तर कुरुक्षेत्र है और ये देव कुरुक्षेत्र है जो हमने अभी हाल देखे। अब क्या हुआ, ये जो बाकी बचा विदेह क्षेत्र है, इस तरफ का पूर्व विदेह, इस तरफ का पश्चिम विदेह, ठीक है, ये इतने में भोग भूमि है, बाकी पूरे विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि रचना है। ठीक है, जहां पर सदैव चौथा काल, दुखमा सुखमा काल चलता रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस सीता सीतोदा नदी और ये जो रेड कलर के बनाए ना मैंने, इनको नाम दिया है वक्षार पर्वत। इनका नाम क्या है? वक्षार पर्वत। वक्षार कैसे लिखेंगे? हाँ ठीक है, वक्षार पर्वत। ठीक है, ये वक्षार पर्वत हैं, ये रेड कलर के जो बने। तो इस सीता सीतोदा और इन वक्षार पर्वतों के कारण विदेह क्षेत्र 32 नगरियों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 32 नगरियां हैं विदेह में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसी 8 नीचे। तो पूर्व विदेह में 16 और पश्चिम विदेह में 16, ऐसी 32 विदेह नगरियां हैं। 32 क्या हैं? विदेह की नगरियां। ठीक है, ये 32 विदेह नगरियां हैं। इतना समझ में आ गया? 32 नगर होते हैं विदेह क्षेत्र में। यहां तक हाँ या ना बोलो, फिर अपन एक नगर को देखेंगे डिटेल में। हाँ आ गया। आ गया? अब अपन एक नगर को समझते हैं कैसा होता है एक नगर। अपन ने अगर भरत क्षेत्र समझ लिया है ना अच्छे से, तो अपने को विदेह के नगर को समझने की बिल्कुल कोई वो ही नहीं पड़ेगी, दिक्कत ही नहीं आएगी। भरत क्षेत्र अगर समझ में आ गया है तो। ये एक नगर देखा हमने, ये देखो, ये इस तरफ का वक्षार पर्वत, ये इस तरफ का वक्षार पर्वत, और ये बीच में सपोज अपन पूर्व विदेह को देख रहे हैं, तो ये सीता नदी जा रही है। ठीक है, ये है सीता नदी, ये वक्षार पर्वत। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है क्या बोलते हैं, ये एक विदेह की नगरी है। अब इस एक विदेह की नगरी देखो, अपन एक सिर्फ पूर्व विदेह को बना के देख रहे हैं, ये पूर्व विदेह बनाया जैसे हमने। ठीक है, तो ये एक नगरी को यहां पर मैग्नीफाई करके दिखाया है। तो ये जो ऊपर वाली नगरियां हैं ना, यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, ये इस नील पर्वत के पास में कुंड बने हुए हैं। उन कुंडों से 2 नदियां बहती हैं। उन 2 नदियों के नाम क्या हैं?
एक का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है सिंधु। ठीक है, अपन ने भरत क्षेत्र की रचना समझ ली, तो हमको विदेह की नगरी की रचना समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एक नदी का नाम है गंगा, दूसरी नदी का नाम है सिंधु। ठीक है, उस नगरी में जो बीच का पर्वत रेड कलर से दिखाया है मैंने, ये बीच का जो पर्वत रेड कलर से दिखाया है, इस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। ठीक है, जैसे अपने यहां विजयार्ध पर्वत और गंगा सिंधु नदी के कारण भरत क्षेत्र 6 खंडों में डिवाइड होता है, वैसे ही विदेह की एक एक नगरी इस विजयार्ध और गंगा सिंधु के कारण 6 खंडों में डिवाइड होती है। ठीक है, उस 6 खंडों में से ये आर्यखंड है और बाकी सारे मलेच्छ खंड होंगे। और यहां पर उनका एक पर्वत होगा जिसपे वहां का चक्रवर्ती अपना नाम लिखेगा, जिसका नाम होगा वृषभाचल पर्वत। ठीक है, एकदम भरत क्षेत्र जैसी रचना है एक एक नगरी की। और इस सारे खंड में टाइम परिवर्तन होता रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर सदैव चौथा काल चलता रहेगा, यहाँ पर काल परिवर्तन नहीं होता है। विदेह क्षेत्र में अपन बोलते हैं ना सदैव चौथा काल होता है, तो यहाँ के आर्यखंड में काल परिवर्तन नहीं होता, ये विशेषता है यहाँ की बस। और मलेच्छ खंडों में भी वही रहेगा अपना चतुर्थ काल। मलेच्छ खंडों में सदैव पंचम काल जैसी व्यवस्था होती है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है, सबको समझ में आया? जैसे अभी विदेह क्षेत्र में अपने उत्तर पूर्व देवपुरु भूमियां बताई थी। हाँ, तो उसके अंदर अपने बोला था कि एक में उत्तम भोग भूमि होती है, एक में जघन्य भोग भूमि होती है। हाँ, तो उत्तम भोग भूमि में तो प्रथम काल होता है। हाँ, और मध्यम भोग भूमि में दूसरा काल होता है। हाँ, दूसरा काल होता है। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल होता है। वो देखो वो कैसा था, वो कौन सा है, जैसे जम्बू द्वीप है, ये विदेह क्षेत्र है, तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? सिर्फ ये जो उत्तर कुरु और देवकुरु दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये जो इस गजदंत पर्वत के अंदर का हिस्सा है जिसको मैंने शेड कर दिया, हाँ, यहाँ पर पहला काल हमेशा चलता रहेगा। अपन कौन सा क्षेत्र बना रहे हैं? ये इधर वाला जो है ना, ये वाला, अपन इसकी रचना देख रहे हैं। मतलब यहाँ हमेशा चतुर्थ काल चलता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। और हाँ, अच्छा, ये गंगा सिंधु नदी रिपीट क्या, मतलब ये तो नीचे होती है भरत क्षेत्र में। हाँ, यहाँ पर तो फिर उनके ये समान यहाँ कैसे आ नदियां गई? हैं। हाँ, ये उसके वही जैसे वाली हुई नदियां ना। नहीं है, उनके जैसा नाम है बस इसका। हाँ, नाम है वही। हाँ, ठीक है। सौरभ बस भैया 6 खंड में बंटना है, वैसा ही है। हाँ, वहाँ भरत के खंड समझना है। पूरे 32 क्षेत्र 6 खंड में ही बटेंगे। हाँ, ऐसा पूरे है, हर एक एक में पूरे 6 खंड 32 होंगे। क्षेत्र बराबर। और हर जगह विजयात पर्वत रहेगा वहाँ पे, हाँ, मलेच्छ हाँ, खंड में, और वृषभाचल रहेगा, है ना? ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, समझ गए। और हर नदी का नाम गंगा सिंधु ही रहेगा? नहीं, वो बता रहा हूँ, एक मिनट पहले। सौरभ भैया समझ में आ गया क्या डिफरेंस हुआ उत्तर कुरु देव समझ कुरु? गया। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब विदेह क्षेत्र का एक हिस्सा है। हाँ, तो उसमें ठीक है, केवल प्रथम काल और द्वितीय काल रहेगा, बाकी में चौथा काल रहेगा। हाँ, ठीक है। ये जो सिर्फ बीच का हिस्सा है ना, सिर्फ उसमें पहला काल है, बाकी सब अपन अलग रचना देख रहे हैं सबकी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या देखा, ये अंकेश भाई ने डाउट पूछा कि सबका नाम गंगा सिंधु रहेगा। नहीं, ये देखो, यहाँ जो ऊपर की साइड पर जो नदियां बहेगी ना, उनका नाम गंगा सिंधु रहेगा, और जो नीचे की साइड पर नदियां बहेंगी उनका नाम रहेगा रक्ता और रक्तोदा। ठीक है, स्विच हो गया है। ठीक है, दोनों पूर्व और पश्चिम दोनों में सेम। हाँ, पूर्व पश्चिम दोनों की सेम रचना है। मतलब ऊपर गंगा सिंधु, नीचे रक्ता रक्तोदा, है ना? ऊपर गंगा और सिंधु है और नीचे रक्ता और रक्तोदा है। ओके, ठीक। रक्ता और रक्तोदा, मतलब 16 क्षेत्र में गंगा सिंधु और 16 में रक्ता रक्तोदा, ऐसा ही हो गया ना? ठीक है, हाँ, एकदम सही समझे। सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी हाल पूछ लो मुझे, हाँ या ना में जवाब दे दो, नहीं हुए तो।
मुझे काल परिवर्तन में कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से पढ़ के फिर अपने आप समझूंगी, डाउट हुआ तो फिर पूछूंगी। हाँ, काल परिवर्तन अपने को समझना है। काल परिवर्तन, देखो काल परिवर्तन कहाँ होता है? सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, बाकी किसी क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता है, इतना समझना है अपने को। ठीक है, बचे कौन कौन से क्षेत्र? हरि कौन से? हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत। इनमें काल परिवर्तन नहीं होता है, जो काल है हमेशा वही बना रहेगा। ठीक है, भरत और ऐरावत में काल परिवर्तन होता है। तो अपन कौन सा क्षेत्र पढ़ रहे हैं? विदेह। विदेह में काल परिवर्तन नहीं होता। जहां पर उत्तर कुरु देव कुरु बीच में है वहां पर पहला काल चलता है तो पहला ही चलेगा। और यहाँ के आर्यखंड में, विदेह क्षेत्र के आर्यखंड में चौथा काल चलता है तो हमेशा चौथा ही चलता रहेगा। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करना बस। अब विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तो उनका जो जन्म होता है वो वहां के आर्यखंड में ही होता है। ठीक है, इन नगरियों में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तो इन तीर्थंकरों का जो जन्म होता है वो वहां के आर्यखंड में होता है। और विहार कहाँ कहाँ पर होता है? तो आर्यखंड के अंदर अंदर ही उनका विहार होता है। ठीक है, आर्यखंड के अंदर अंदर ही उनका विहार होता है। ये सबको समझ में आ गई ये चीज? इसका फोटो खींच लेता हूं मैं। ये जो मलेश खंड है ये कर्म भूमि बस है ना? हाँ, ये कर्म भूमि है। मलेच खंड में कभी यहाँ कोई भूमि नहीं होती। वहां पे भी काल परिवर्तन नहीं होगा ना? नहीं लेकिन नहीं नहीं, विदेह की, हाँ विदेह तो काल परिवर्तन होता ही नहीं है वहां। हाँ, कोई भी खंड हो, है ठीक ना? है। कितनी देर हो गई है? बस 2 मिनट का और अपन देखेंगे, फिर अपन आज की क्लास को पूर्ण करेंगे। ठीक है, हाँ वही बता रहा हूँ बस, तीर्थंकर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये विदेह क्षेत्र हो गया, ये बीच का सुमेरु पर्वत। ठीक है, ये गजदंत पर्वत, और ये फिर 32 नगरियां विदेह की। और यहाँ से नदियां बह रही है, इस तरफ से निकलने वाली सीतोदा नदी और इस तरफ से निकलने वाली सीता नदी। ठीक है, अब ये 32 नगरियों में तीर्थंकर हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने विद्यमान तीर्थंकर हैं? 20। अपन बोलते हैं 20 विद्यमान तीर्थंकर कहाँ पर हैं? विदेह क्षेत्र में है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, एक्चुअली कहाँ पर हैं। तो अगर अपन देखें तो ये एक पर्वत, ये जो आखिरी नगरी है ना इधर वाली, पूर्व विदेह में अंतिम नगरी, यहाँ पर है सीमंदर स्वामी। ठीक है, यहाँ पर है सीमंदर स्वामी, लिख देता हूँ मैं ऐसे करके। ये अंतिम नगरी में सीमंदर। ठीक है, ये जो इधर वाली नगरी बची, ये इसके बगल वाली, यहाँ पर है युगमंदर। ठीक है, ये है पूर्व विदेह में, ये है पूर्व विदेह में। अब पश्चिम विदेह को देखें अगर, तो पश्चिम विदेह में बाहु, बाहु हर बार सेम नाम के होते हैं ना? हाँ, हर बार सेम नाम के होते हैं। और यहाँ पर सुबाहु, सेम लोकेशन पर भी, सेम लोकेशन सेम नाम। ठीक है, सेम हाइट सेम एज, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी वर्तमान में जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं, सीमंदर, युगमंदर, बाहु और सुबाहु। ठीक है, ये 4 तीर्थंकर 4 विदेह नगरियों में विराजमान हैं। जो सीमंदर स्वामी हैं वो जिस नगरी में विराजमान है उसका नाम है पुष्कलावती नगरी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद करना है अपने को, मैं फोटो भेज दूंगा इसका लिखा हुआ। ठीक है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, ये पुष्कलावती नाम की नगरी में विराजमान है। युगमंदर स्वामी वत्सा नाम की नगरी में विराजमान है।
और बाहु और सुबाहु कहाँ कहाँ पर हैं? तो बाहु भगवान जो हैं वो सीरत नाम की नगरी में, नहीं, सरित नाम की नगरी में विराजमान है बाहु, और सुबाहु जो हैं वो वत्सा नाम की नगरी में विराजमान है, वप्रा नाम की नगरी में विराजमान है। ठीक है, मैं इसका फोटो भेज दूंगा बना हुआ। ये विदेह क्षेत्र की नगरियां हैं, और विदेह क्षेत्र में यहाँ पर आर्यखंड और मलेच्छ खंड की रचना कैसे होती है ये हमने समझ लिया। युगमंदिर का क्या बताया था, कौन सी नगरी में? युगमंदिर स्वामी पहले पुष्कलावती, वत्सा, व आधा त सा, वत्सा। अच्छा वत्सा, सरित और वप्रा। हाँ, सरित और वप्रा। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये 20 में से 4 ही हुए ना, बाकी के 16 कहाँ हैं? बाकी के 16 अपन कल देखेंगे। और ठीक है, हाँ डन। क्योंकि उसके लिए अपने को धात्की खंड और पुष्कर द्वीप की रचना समझनी पड़ेगी, वो वहां पर है। अच्छा, टोटल सारे द्वीप मिला के 20 है। ऐसा मुझे तो लगा कि आर्यखंड में विदेश क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते होंगे, और प्रत्येक में 24 मतलब 16 32 क्षेत्र हो गए, 24 में से 768 तीर्थंकर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कल अपन क्या समझेंगे, ये धात्की खंड और पुष्कर की रचना देख लेंगे, 20 तीर्थंकर कैसे बनते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, फिर ये जो आपने गणना देखी 24 तीर्थंकरों की, ये कहाँ कहाँ पर होती है ये देख लेंगे। फिर त्रिकाल 24 720 तीर्थंकरों की कैसे बनती है ये देखेंगे। और एक साथ अजितनाथ भगवान के समय पर 170 तीर्थंकर थे, तो उन 170 तीर्थंकरों की गणना कैसे बनती है ये देखेंगे। आज जितना पढ़ा, बहुत कंफ्यूजन हुआ है क्या, कि सबको समझ में आया है? आ गया समझ में ना? क्लियर था, समझ में आ गया। सौरभ भैया, सोनालिका, कनिका दीदी, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा तभी जाके थोड़ा सा बैठेगा। हाँ, आप इस तो वीडियो को देखना थोड़ा सा, एक बार और रिपीट करना पड़ेगा इस वीडियो को आप लोगों को, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सोनालिका समझ में आया है? हाँ, आ गया। कनिका दीदी? हाँ भाई, मेरे को क्लियर है, बट थोड़ा मुझे वो काल परिवर्तन के लिए आई विल रिपीट द वीडियो। एक बार और मैंने तो आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। कुंद स्वामी सीमंदर स्वामी वाले में गए थे ना, ये जम्बूद्वीप वाले में। हाँ, कुंद स्वामी सीमंदर स्वामी के पास गए थे। ठीक है, अपन जनवाणी स्तुति करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे जनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। एक काय उपसर्ग करेंगे सभी।